बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत सरकारी इदारों की निजकारी की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्क की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है, जबकि हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि निजकारी के अमल को मौसर, जामे और शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीह तिजारती मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 4 अफगान बरामदी अशिया में टैरिफ कम होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि निजकारी कमीशन को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाएगी कि तमाम फैसलों की और निगरानी जो है मैं खुद करूँगा। क्या निजकारी से मईशत में बेहतरी आएगी? ये तो चल रहा है, एक तवील अरसे से निजकारी के प्लान चल रहे हैं और ये फौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त कोई एमरजेंसी इशू है। इस वक्त अगले जो 2-4 रोज़ हैं, या तो उसमें मामलात बहुत संभल जाएंगे या तमाम दुनिया एक बड़े अलाव की तरफ चली जाएगी। और उसकी वजह ये है कि जो गज़ा में आज मज़ीद इतलात आ रही हैं कि 30 से 35 बच्चे और ख़वातीन और उसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वो आज दम तोड़ गए हैं फाके से, और ना उन तक पानी पहुंच पा रहा है, ना उन तक ग़िज़ा पहुंच पा रही है। और ये तादाद जो है, ये वो जो सरकारी तौर पे वहाँ से बयान हो रही है, लेकिन ये तादाद कोई 100 से क्रॉस कर गई है। पिछले 3 दिनों में 100 से ज़्यादा औरतें, बच्चे वहाँ पे, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स वो फाके से, और पानी ना मिलने की वजह से उनकी जो है वो डेथ्स हो रही हैं। और मैसिव अभी ये एपिडेमिक के तरह से ये लोग मरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि किसी को 4 दिन हो गए, किसी को 3 दिन हो गए, फिर सबकी सेहत, फिर सबके इन्फेक्शन, फिर सबकी बीमारियाँ, फिर सब। तो ये बड़ी तादाद में वहाँ पे फाके से और प्यास से जो है वो बच्चे, औरतें, डॉक्टर सब एक एक करके। इसमें ऐसा तो मुमकिन नहीं ना कि कोई हम कहेंगे जी एक दिन में इतने लोग, तो वो तो घंटों के हिसाब से सारे ही भूखे हैं और सारे ही प्यासे हैं और शदीद गर्मी है और बाकी मामला। अब ये जो मामला है ये जा रहा है एक बहुत बड़े, मैंने आपसे कहा ना कि अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में या तो ये मामला संभल जाएगा या ये पूरी दुनिया एक नए अलाव की तरफ बढ़ जाएगी। और उसमें जो है वो स्टीव विटकॉफ जो हैं, जो मुशीर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो रवाना हो गए हैं दोहा के लिए। लेकिन वो दोहा पहुंच रहे हैं इस तमाम जंगबंदी का मुआहदा और जो भी मुआहदे हैं उनको एक हतमी रंग देने के लिए, लेकिन वो रोम से होते हुए आ रहे हैं। और रोम में इसराइल का एक वक्त वहाँ पे पहुँचा होगा, रॉन डेमर शायद वहाँ पे मौजूद हैं, और कतर के हुकाम और बाकी अरब हुकाम वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक मुलाकात उनकी रोम में होने जा रही है। हमास की तरफ से कहा गया है कि हम किसी सूरत जो भी हमसे मामला तय किए गए थे, हम उसमें से एक भी नई शर्त जो है वो इसराइल की नहीं मानेंगे। और इसराइल की नई शर्त में से वो तो ख़त्म हो चुका गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, उसके बारे में अब बात ये आ रही है कि उसमें बच्चों को, औरतों को और लोगों को जो खाना दिया गया उसमें जहर था, और बच्चों ने, कुछ को तो गोलियां मारी गई और कुछ को जो है वो जहर और स्लो पॉइजन वो गए और जाके वो उनकी डेथ हो गई। यानी प्रॉपर जेनोसाइड हुआ है। और जेनोसाइड तो काफ़ी अरसे से था, लेकिन ये ग़िज़ा के नाम पे जो वहाँ पे खुराक पहुँचाने का काम था कि जी बच्चे आपको मिठाइयाँ देते हैं और आपको अच्छा खाना खिलाते हैं, और ये तो उसमें जहर मिला हुआ था। नेतन्याहू को कत्ल करने की कोशिश की है वहाँ पे एक इजरायली खातून ने। वो नेतन्याहू एक जगह पे पहुँचे और वहाँ पे एक मजमा था, और एक खातून जो इजरायली थी, यहूदी खातून, उन्होंने अपने जिस्म से धमाका खेज़ एक्सप्लोजिव बांधे हुए थे, और वो उनका कहना यह है कि मेरी ज़िंदगी का वाहिद मकसद ये है कि मैं अब नेतन्याहू को मार दूँ। और जो यहूदियत के ऊपर इसने एक मज़हब के ऊपर एक काला धब्बा लगा के यहाँ तक ला के खड़ा कर दिया है तमाम मज़हब को और तमाम मुल्क को, और तो इसको मैं
मार दूँ। उसके बाद उस ख़ातून को गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन नेतन्याहू की जो सिक्योरिटी और आम लोगों से मिलना और पब्लिक में जाना वो बंद हो गया। नेतन्याहू वैसे ही बीमार है और अदालतों का सामना कर रहा है, लेकिन ये है कि अब कातलाना हमले की जो इतलात हैं उसके बाद वो बिल्कुल उसको सिक्योर कर दिया गया है। उसके साथ ही जो बहुत बड़ी तादाद में इसराइल के फ़ौजियों ने ख़ुदकुशी करना शुरू कर दी है। पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट स्ट्रेस या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के तहत जो है, जिसमें आपने बहुत ट्रॉमा देखा हो, बहुत कोई तकलीफ़ दे वाक़यात ज़िंदगी में देखे हों, तो वैसे भी हो जाता है, लोग गुज़रते हैं इससे, सदमे होते हैं। लेकिन अगर ख़ुद मज़ालिम किए हों और ख़ुद टॉर्चर किया हो और ख़ुद लोगों की जो है वो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हों, तो फिर उसके बाद ये होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़ौज के लोग और इस तरह जो लोग, वो ख़ुद भी फिर ये कि उनको नींद नहीं आती, उनको सुकून नहीं आता, उनकी ज़िंदगी जो है वो एक जहन्नुम में वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब दुनिया से जाते हैं तो क्या अंजाम होना है वो एक बात की बात है, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी जहन्नुम बन जाती है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होके वहाँ इसराइल के फ़ौजियों ने कि हमें शिकस्त भी हो गई और हमने लोगों को टॉर्चर किया, और तो उसमें वो लोग जो गज़ा में दाखिल हुए थे उनमें से बड़ी तादाद जिन्होंने बच्चों को और औरतों को मारा था और बाहर आके वो नारे लगा रहे थे और खुश हो रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उन्होंने ख़ुदकुशी करना शुरू कर दी है। और इस पे मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे रेफरेंसेस देना चाह रहा हूँ। 15th concerns deepen over military's mental health system after series 15th, अगर हम स्लाइड दिखा सकें, टाइम्स ऑफ इसराइल की। concerns deepen over military's mental health system after series of soldiers suicides, क्योंकि लोग अपने कनपट्टी पे गोलियां रख के मार रहे हैं, कोई छत से कूद रहा है, कोई जो है वो अपने, अच्छा एक ने अपने आप को आग लगा ली। अच्छा, इसमें फिर सेकंड में 16 फैमिली डिमांड्स PT पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सफरर हु टुक हिज लाइफ बी रिकग्नाइज्ड एज फॉलन सोल्जर। पहले इन्होंने कहा कि ये वो मारा गया है, लड़ते हुए मारा गया है, लेकिन फैमिली ने कहा कि नहीं, इसने तो अपनी जान ली है खुद। तो ये वहाँ पे अब ये क्लेम शुरू हो गए हैं। और 17th ये जो है ये एक और चपाई का किस्सा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, ये अब 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको वो लड़ते हुए मारे गए, लेकिन असल में लड़ते हुए नहीं मारे गए, उन्होंने ख़ुदकुशी की है। 17th IDF reservist with post traumatic stress disorder dies by suicide after psychiatric hospitalization denied twice। उसको 2 दफ़ा पागल खाने में कहा कि दाखिल इसको हम नहीं कर सकते, साइकेट्रिक हॉस्पिटल, पागल खाना तो नहीं कहना चाहिए, साइकेट्रिक वार्ड होते हैं हॉस्पिटल्स के, लेकिन बहरहाल ये लोग, इनको मैं पागल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जुनूनियों ने बच्चों को और औरतों को मारा है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने साइकेट्रिक वार्ड को पागल खाना कहा। तो ये जो है, ये वाक़यात वहाँ पे बड़े शिद्दत के साथ इन लोगों का जो हैं इनके ये सो नहीं पा रहे, ये रह नहीं पा रहे, नॉर्मल लाइफ गुजार नहीं पा रहे, जिन्होंने बच्चों को और औरतों को और बेगुनाह शहरियों को और मर्दों को और बाकी लोगों को जिन्होंने मारा है, ये ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और इनके बारे में कहा जा रहा है, ये जो खबरें आ रही हैं ना रोज़, एक इसराइली फ़ौजी मारा गया, 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए, ये अपने आप को ख़ुद मार रहे हैं, ख़ुद अपने आप को ख़ुदकुशी कर रहे हैं। ये अंदर जाते हैं गज़ा में, और बल्कि एक वाक़या तो ऐसा हुआ है कि गज़ा में ये गए हैं और इन्होंने वहाँ पर एक फ़ौजी ने, जो वहाँ पे भूखे बच्चे और औरतें थीं, तो इन्होंने उनके सामने बैठ के रोते हुए अपने सर पे ख़ुदकुशी गोली मार ली है। और उसकी इसराइल की फ़ौज की तरफ से बात ही की गई कि उसको हमास ने मारा है, लेकिन फिर ये बताया गया कि नहीं, ये तो जो उसका पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, ये तो इसने अपनी कनपट्टी पे ख़ुद, और जो गोली अंदर है वो भी इसराइल की उसी पिस्टल की गोली है जो उसके हाथ में थी। तो ये वाक़यात जो हैं ये गज़ा में पेश आ रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान चूँकि अब शदीद दबाव में तमाम दुनिया, आपने देखा अभी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा था सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग बात कर रहे थे, और इसाक डार साहब भी वहीं थे, और बाकी पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उसमें
सारी बात ही पाकिस्तान इस वक्त गज़ा की कर रहा है। ये एक ऐसा अलमिया है जिसको छोड़ के कोई और बात हो ही नहीं सकती। और इसमें अब वो वक्त ऐसा आ गया है कि जहाँ पर CNN जो है और बाकी सारी दुनिया का जो मीडिया है वो इस वक्त उनकी पहली ख़बर ही ये गज़ा के अंदर जो कत्लेआम है वो कत्लेआम को रुकवाना और उसके बाद आगे क्या होता है, आगे दुनिया आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गया है। सारा कुछ नाकाबिल बर्दाश्त पहले भी था, लेकिन अब चूँकि फाके से अब तो मिनट टू मिनट, यानी एक अभी डेथ हो गई है तो पता चला 2 अभी हो गई हैं तो 3 अभी, क्योंकि सारे ही भूखे प्यासे बैठे हैं ना। तो अब वो घड़ी जो है वो इस तरह चल रही है, कभी ये नहीं कि 2 दिन बाद होगा, 1 दिन बाद होगा, मतलब जितने घंटे देर होगी उसमें पता चला इतने लोग मर गए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होता कि आप ये जो एक्यूट स्टारवेशन है तो अचानक उनको खाना खिला देंगे तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। तो उसका भी एक पूरा एक प्रोसेस होता है जो डॉक्टर्स बेहतर जो देख रहे हैं, यकीनन वो वहाँ पे कोई इंतज़ाम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, उनको तो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है स्टीव विटकॉफ का, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि वो स्टीव विटकॉफ वहाँ से निकले हैं, रोम पहुँचे हैं और रोम से वो दोहा पहुँच रहे हैं। और इसमें जो इशू है वो ये है कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में कहा गया है कि जो पहले उनका माहिदा एक हुआ था, वो माहिदा ये था कि हम हथियार डाल देंगे और नई जो सेटअप आ रहा है लेबनान के अंदर, जिसको ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया की सपोर्ट है, प्रेसिडेंट जोसेफ एयान का जो है, तो ये था कि, और ये अमेरिकन की तरफ से भी बात थी कि हिजबुल्लाह जो डिसार्म हो जाए और वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस से उसको दूर रखा जाए। कैबिनेट हिजबुल्लाह की तरफ से आज कहा गया है कि हम अपना कोई एक हथियार भी नहीं डालेंगे और हम लड़ने के लिए तैयार हैं और हम जान दे देंगे, लेकिन ये यहाँ पे लड़ेंगे जब तक ये गज़ा के इसका फ़ैसला नहीं होता और ना ये कि लेबनान के साथ एक मुस्तकिल सीज़ फायर का माहिदा होता है। हमास का कहना ये है कि हमें ये परमानेंट सीज़ फायर तक लाए, इसको परमानेंट सीज़ फायर का रंग दिया जाए। उस बात पर आखिरी जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि जो कतर में और मिस्र में और रोम में जो बात चल रही है वो ये था कि इतने पैरामीटर्स तक फ़ौज रहेगी इसराइल की और एक बफर जोन बन जाएगा बीच में। वो ह्यूमैनिटेरियन सिटिविटी वो फारिग हो गया सारा, और वो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन भी फारिग हो गई, और उसके साथ वो सिक्योरिटी जो एजेंसीज थी वो भी सारी फारिग, वो सारा फारिग हो गया। आखिर में हमास की तरफ से बात की गई, इन्होंने कहा कि बफर जोन हम बनाएंगे, बॉर्डर्स के ऊपर बफर जोन बनाएंगे। तो वहाँ तो अब मसला ये एक नया एक मसला खड़ा हो गया है, जिसको मैं अभी इनकी गुफ्तगू और इनकी शराइत सुन रहा था अभी इस नशिस्त के शुरू होने से पहले। तो वो जिस जगह पे बफर जोन बनाने की बात कर रहे हैं, बफर जोन से मुराद ये कि एक थोड़ा छोटा सा इलाका जिसमें ना जो है वो फ़लस्तीनी हो ना उसमें इसराइली हो, दरमियान में वो एक जगह हो, और वहाँ वो जगह जो है वहाँ पर इंटरनेशनल जो है वो ट्रूप्स बैठ जाएँ या जो भी बैठे, या वो इसराइल बना ले वहाँ पे बफर जो भी बने। लेकिन वो ज़मीन जो इन्होंने मार्क की है, पता चल कि यहाँ पे बफर जोन होगा और यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की चौकियाँ बन जाएंगी, उसके नीचे इज्तिमाई कब्रें हैं, और उसके नीचे वो जगह जो इन्होंने मार्क करके रखी थी उसके नीचे कोई 250 से 350 फ़लस्तीनियों की इज्तिमाई कब्र है। वो जगह इन्होंने मार्क करके बनाई हुई थी। ये जो मैप इन्होंने दिया था वो उस इसराइल की तरफ से मैप गया कि इस मैप पे तो वो हमास वाले जो हैं वो उनको जो बाहर हमास मौजूद है गज़ा से, उनको मैसेज ही आ रहा था गज़ा के अंदर मौजूद हमास से कि यहाँ पर नहीं बनाना फ़ौजी चौकी को। तो ये इस पर कन्फ्यूजन था कि वहाँ से मैसेज क्यों नहीं बनाना। अब पता चला कि इसलिए नहीं बनाना कि वहाँ पे इज्तिमाई कब्रें हैं। इज्तिमाई कब्रों से मुराद एक कब्र में जो है वो 200, 250, 300 और एक बड़ी इज्तिमाई कब्र है, उसके ऊपर इसराइल का कनाडा इसके ऊपर यहाँ आके बैठेंगे। ठीक है, तो वो जो है वो भी मामला अब फारिग हो गया है कि वो वहाँ पर जगह ही नहीं है। वहाँ इतनी कब्रें हैं इसमें गज़ा में इतनी जगह तदफीन हो चुकी है कि अब गज़ा में जो घर हैं, घरों के अंदर भी कब्रें हैं। जो मलबा है, मतलब है कि वो इतनी कब्रें हैं वहाँ पे कि वो या तो वो मलबा पड़ा हुआ है जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार रहे हैं, और बाकी जो भी इलाका है जहाँ वहाँ पे लोग बहुत संभल के चलते हैं क्योंकि नीचे कब्रें हैं। तो तमाम जो गज़ा है वो उसमें कब्रिस्तान बन चुका है गज़ा।
इतनी ज़मीन तो थी नहीं उनके पास जितनी जाने चली गई हैं। तो अब इस बात को, जैसे मैंने आपसे कहा ना, जितना ये मामला अपने हतमी ज़ाहिर है इसी हफ्ते ऐलान करना है या सबको मार देंगे और फिर उसके बाद ऐलान करेंगे और अंदर जाके वो फिर कोई दावतें खाएंगे लोग। ये जो बच्चे और औरतें और ये जो कत्लेआम हुआ है अंदर सारा जेनोसाइड, तो उसके ऊपर अभी हंगामी तौर पे स्टीव विटकॉफ पहुँचे हैं वहाँ पे, और वहाँ से अब ये प्रेशर इतना शदीद है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में बात हुई, इतना शदीद। अभी ये कोई डेडलाइंस नहीं है कि 1 हफ्ते में मिलेंगे, 3 दिन में मिले, 4 दिन में मिलेंगे। ये बच्चों की डेथ, लोगों का इंतकाल होना शुरू हो गया है, और उसके ऊपर जो है वो पूरी, अब जो एक वो कहते हैं ना जिसको मैं अरब स्ट्रीट कहता हूँ या अरब स्ट्रीट, वो पूरी की पूरी जो है ना वो उस पर हिल गई है। अच्छा, तो ये जो बात है इस पे अब मैं अरब न्यूज़ आप कोट करूँ 21, ये मोर देन 100 NGOs एक साथ तमाम दुनिया की, यानी मेरे ख्याल में कोई एक ऐसी NGO जिसका नाम हम जानते हों, वो NGO जो है उसने ये ना कहा हो कि यहाँ पे ये मास स्टार्वेशन, यानी जैसे एपिडेमिक फैलता है ना, जैसे फ्लू फैल जाता है, जैसे अचानक किसी जगह कोई इस तरह वो स्टार्वेशन, यानी जो फाके से इस तरह लोग मरने शुरू हो गए जैसे अब वो फाके से मरे हैं या उनको खाने में जहर दे दिया गया है, वो मरते जा रहे हैं। तो ये फौरी तौर पे एक हंगामी सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि जिसमें फौरी तौर पे, अच्छा ये इसराइल नेतन्याहू यूएई ने बहुत सारा सामान भेजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो है वो वहाँ पर पानी के, खुराक के वो ट्रक के ट्रक खड़े हुए हैं जनाब, ये रफा बॉर्डर पे। लेकिन मसला ये है कि वो तोड़ के अंदर दाखिल क्यों नहीं होते सारे? ओ भाई, सब मर जाएंगे तो क्या दाखिल होंगे? और दूसरी बात ये है कि ये जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, देखें ये एक ओपन सीक्रेट है कि दाइश जो है वो इनका वेस्टर्न एजेंसीज का अपना प्रोजेक्ट था दाइश, ठीक है ना। दाइश का जो फितना था, जिसको हमारे यहाँ पे फितना कहा गया, देर से कहा गया लेकिन बहरहाल लफ्ज़ सही इस्तेमाल हुआ कई सालों के बाद कि ये फितना एक फितना था। अब इसको ख्वारिज कहें या जो भी कहें, बहुत बड़ा फितना था जो सो कॉल्ड अपने आप को, और ये उनका प्रोजेक्ट था। जैसे अफ़गान जिहाद के दौरान सारा जो सिलेबस यहाँ पे मुजाहिदीन को दिया गया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का की तरफ से दिया गया था, इसी तरह से ये दाइश जो है, ये दाइश का फितना जो था ये इनका अपना फितना था। आप गौर करें ना कि दाइश जो है वो तुर्की में धमाके कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में बदअमनी पैदा कर रहे हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वो क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में जो है वो मार रहे हैं लोगों को, पाकिस्तान में दाइश खुरासान या पता नहीं ये जो भी नाम इन्होंने रखे हुए थे इधर कर रहे हैं। एक मुल्क के खिलाफ नहीं जा रही दाइश, 2011 से लेके 2025 तक एक मुल्क के खिलाफ दाइश नहीं गई, और उस मुल्क का नाम है इसराइल। उस पूरे खित्ते में तमाम मुसलमान ममालिक के अंदर कत्लेआम भी किया, कहीं अहले तशी हैं, कहीं सुन्नी हैं, कहीं वो किसी क्रिश्चियंस हैं, कोई हमारी बात नहीं सुनता, हर जगह दहशत गर्दी फैलाई है सवा एक मुल्क के। मतलब दाइश को इसराइल नजर नहीं आया खित्ते के अंदर, पूरी दुनिया नजर, पूरा रीजन नजर आ गया। तो जिनका प्रोजेक्ट था, देखिए ना, मैं अब बहुत सी बातें हैं, मैं यहाँ पे अब क्या बात करूँ, बात सारी ये है कि ये इसको अगर इन्होंने ये बच्चों की जो अब फाकों से, देखिए मैं अरब न्यूज़, ये मैं हैरान हो रहा हूँ उसको देख के कि ये जो है यानी इस कदर एक परेशान कुन सूरत हाल है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो, औरतें जो हैं वो अब दम तोड़ रहे हैं फाके से। अच्छा, इसी दौरान मैं दोबारा वापस आता हूँ, 3 मुल्कों के साथ जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील कर ली है, टैरिफ डील हुई है 3 मुल्कों के साथ। एक तो जापान के साथ हुई है। अच्छा, जापान के साथ जो हुई है वो डील 550 बिलियन डॉलर्स की जापान इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में। मिलियन नहीं, बिलियन विद अ बी। अच्छा, फॉक्स न्यूज सेकंड, 550 बिलियन डॉलर्स की, सेकंड स्लाइड फॉक्स न्यूज, उनकी इन्वेस्टमेंट करेंगे 550 बिलियन की जापान इन्वेस्टमेंट करेगा
अमेरिका में, और उसका 90% जो प्रॉफिट है वो अमेरिका के पास आएगा। उस पूरी इन्वेस्टमेंट से जो भी कुछ, यानी इन्वेस्टमेंट को कर दी, पैसा है जापान का, और फ़ायदा जो है 90% वो अमेरिका को होगा। और टैरिफ उन्होंने कम कर दिए, 19% टैरिफ कर दिए, लेकिन 550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले ली। टैरिफ 19% कर दिए, जो पहले 25% की थे वो 25 से 19 कर दिए। ये बिल्कुल वैसे हुआ जैसे इंडोनेशिया को 25 से 19 कर दिए थे, लेकिन उनसे 50 बोइंग का मुआहदा कर लिया था, 50 बोइंग खरीदेंगे आप। लेकिन इनका तो बिल्कुल ही कुंडा कर दिया ना। ये इनके इत्तेहादी हैं। जापान तो इत्तेहादी है, वहाँ तो फौज बैठी है, वो तो वसल स्टेट है ना, वहाँ तो फौज बैठी हुई है, पूरी अमेरिका की फौज बैठी है। ये थोड़े अमेरिका किसी को, जापान किसी को बुलाएगा। वो तो 1945 में हथियार डाले थे, तो उसका उसके बाद तो जापानीज सॉइल के ऊपर अमेरिकन बैठे हैं। अब वहाँ की ब्रांड्स इतनी बड़ी हैं, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि इतनी बड़ी जापानीज ब्रांड्स हैं कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं, आप गाड़ियों में चले जाएं, आप उनके जिस शोबे में जाएं, तो पता चला जापानीज ब्रांड्स तो क्या टोयोटा, तो क्या जो है वो मज़दा, तो क्या जो है वो पैनासोनिक, और ये उनके ब्रांड्स आप उठा के देखें, और क्या होंडा, और क्या निसान, और क्या सुजुकी, और सुबारो, और ये सारी। अब ब्रांड्स, ये ब्रांड मैटर करते हैं, टोयोटा। अब ब्रांड्स देखें ना, सिर्फ जापान की ब्रांड्स आप देखें, ठीक है ना। बाकी आप एक ब्रांड बनने में सारा साल लग जाते हैं कि यार मुझे जो है ना ये फलाना टायर चाहिए, फलाना मुझे गाड़ी चाहिए, फलाना जो है वो नेशनल। एक ज़माने में ये नेशनल जो कि पैनासोनिक वगैरह बन गए बाद में, एक ज़माने में तो लोग बाहर से आते थे, जो ये दुबई से गल्फ स्टेट, तो उनसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे मुल्कों के जितने मुल्क हैं, ज़्यादा यहीं से लोग गए थे। तो वो उनसे कहते थे वापस आते आते ना हमारे लिए नेशनल का वो टेप रिकॉर्डर ज़रूर लेकर आना, नेशनल की इस्त्री ज़रूर लेकर आना। मतलब ये ब्रांड्स थी प्रॉपर। अच्छा, अब मसला ये है कि वो 500 पर वो इन्होंने फिर ख़त्म कर दिया उसको। उसके मुकाबले में साउथ कोरिया, सैमसंग वैमसंग, ये ब्रांड्स खड़ी की, लेकिन उसमें जाए बगैर इशू LG और ये सारा, ये तो साउथ कोरियंस हैं। इशू ये है कि वो अब 550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। बिलियन, यानी अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि 1 मिनट ठहर जाए भाई, ये गल्फ कंट्री ने, किसी ने 10 बिलियन, किसी ने ये, वो 550 बिलियन। फिर ये फॉक्स न्यूज़ को दोबारा देखें ताकि कोई गलती तो नहीं होगी पढ़ने में। ट्रम्प सिक्योर्स हिस्टोरिक 550 बिलियन ट्रेड डील विद जापान, नेवर बीन सीन एनीथिंग लाइक इट। आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और बात वो दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर लंबा सा उन्होंने सोशल ट्रूथ पे मैसेज भी डाला, वी जस्ट completed a massive deal with Japan, perhaps the largest deal ever made. Japan will invest at my direction. At my direction. ठीक है। $550 बिलियन US, जिसमें से 90% प्रॉफिट अमेरिका को मिलेगा, जापान को ठिंगा। अच्छा, दिस डील विल क्रिएट hundreds of thousands of जॉब अमेरिका में। There will never be anything like it। ये सबसे बात ये है कि ये अपना ट्रक्स और कार्स और, अच्छा आगे आ जाए अब राइस पे। मैं अभी राइस, यहाँ रुकिएगा, मैं राइस पे दोबारा आता हूँ। अच्छा, जापान विल रीपे रेसिप्रोकल टैरिफ 15% कर दी, सॉरी 19 से नहीं 15% पे ले गए, लेकिन ऊपर से उनका कुंडा कर दिया ना, ये 550 बिलियन 90% प्रॉफिट। अच्छा, फिर उसके बाद एक्साइटिंग टाइम्स हैं, और ये है कि ग्रेट रिलेशनशिप विद, थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। राइस पे क्या हुआ है? राइस पे अमेरिका से जापान राइस लेगा, और एक मुल्क ऐसा है जो ये सोच रहा था कि ऐसा है कि अगर हमारे ऊपर तो पाबंदियां ऊपर नीचे हो गई तो हम अपना राइस दिया करेंगे जापान को। उस मुल्क का नाम है इंडिया। तो इंडिया ये सोच रहा था कि हम अपना राइस जापान को देंगे, तो अब ट्रंप ने जो मुआहदा साइन किया है उसमें राइस भी अमेरिका से लेगा जापान, इंडिया से नहीं लेगा। ये क्वाड किधर गया? अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इंडियन एक्सप्रेस 35th, आई मीन इंडिया एग्री स्टैंड ऑफ US गेन्स एक्सेस टू पॉलिटिकली सेंसिटिव राइस मार्केट इन जापान। अच्छा, ये जो राइस मार्केट है ना,
ये राइस मार्केट जो है ये इसलिए इसकी बड़ी अहमियत थी अभी कुछ दिनों पहले तक, क्योंकि यहाँ पर ये सोच रहे थे कि ये हम अपना राइस जो है वो देंगे जापान को। द हिंदू ने फिर इसको क्लोज इस तरह की है, यूएस ट्रेड डील्स विद जापान, इंडोनेशिया होल्ड्स लेसन, वार्निंग्स फॉर इंडिया। अच्छा, तो इंडिया के साथ अब क्या होगा तय वो और फिर ट्रंप साहब ने फिर मेरे ख्याल से कितनी दफ़ा हो गई है, 55 दफ़ा हो गई है, 60 दफ़ा, उन्होंने फिर कहा कि जंग भारत और पाकिस्तान की मैंने ख़त्म करवाई थी, और ये जंग जो है ये इसको ख़त्म करवाने की दरख्वास्त जो है वो भारत की तरफ से आई थी। ठीक है, वो हर दफ़ा जब बात हो, चाहे उनके जापान का हो, कोई चीनी हो, कोई तुरानी हो, कोई अफ़गानी हो, कोई दुनिया के जिस मुल्क का भी हुक्मरान बैठे, जहाँ मौका मिलता है वो कहते हैं कि ये भारत जो हारा है और पाकिस्तान ने जो भारत की पिटाई की है तो उसको रुकवाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है। अब भारत जो है, मोदी जी यहाँ पर कुछ बताएं, ये बताएं। अच्छा, उधर वो ये किस्सा चल रहा है कि जगदीप धनखड़ क्यों चले गए अचानक रात के 10:30 बजे इस्तीफ़ा दे के? क्या वो कांग्रेस के साथ थे, क्या वो इधर थे, क्या उधर थे? वो गद्दार थे, गद्दार वतन थे, गद्दार मोदी थे, गद्दार क्या थे, और आगे कौन कौन से इस्तीफ़े हैं जो आएंगे आगे। तो ये एक अजीब उनके अचानक रात के वक्त, सुबह वो मौजूद थे पार्लियामेंट के अंदर, उनके नायब सदर, रात को उन्होंने 10:30 बजे बीमार होकर जो इस्तीफ़ा दे दिया, वो अगले दिन फिर से एहतियाब हो गए पब्लिक के अंदर। अब इशू ये है कि ये कैसे, ये भी एक पुरस्कार मामला है कि भारत में क्या हो रहा है और भारत में क्या वो इसको डील को कैसे करेंगे, क्योंकि जापान की तो तबीयत साफ कर, जापान क्या मुझे बताएं। अच्छा, वो मैं वक्फे जाने से पहले उनके जो शिबा हैं, उनके जो वज़ीर आज़म है शिबा, ये कल से जैसे ही साइन किया तो ये खबरें फैल गई कि शिबा इस्तीफ़ा दे रहे हैं, शिबा इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इस्तीफ़ा दे के घर जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अंदर से जो रिजेंटमेंट पैदा हुई है जापान के अंदर तो इनका ठहरना मुश्किल हो जाएगा। ये वैसे कमज़ोर विकेट पे इलेक्शंस वगैरह में हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले मसाइल रहे। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अब इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं अपनी जगह पे मौजूद हूँ और इससे कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। 550 बिलियन डॉलर्स कहाँ से लाएगा जापान, और ऐसा पैसा जिसके प्रॉफिट्स ही अमेरिका को मिलेंगे 90% और जॉब्स ही अमेरिका में जाएंगी, तो फिर जापान ये क्वाड है जी। अच्छा, वक्फे भी जाने से पहले फिर फिलिपीन को बिठाया साथ, उन्होंने फिलिपीन को कहा कि आपके साथ भी हम डील कर रहे हैं और आपके साथ भी वही 15-19% का टैरिफ, वो अच्छा गुडी सारा। और साथ बिठाने के बाद जो है वो उनसे कहा कि एक आपके साथ मिलिट्री डील भी होगी। वो मिलिट्री डील क्या होगी वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन फिर एक ऐसा जुमला कह दिया कि जो फ्रेडरिक मार्कोस हैं वो हिल के रह गए और पूरी दुनिया में ट्रेमर नहीं आते उसके, खासतौर पे पैसिफिक रीजन में, कि ये क्या कहा ट्रंप ने। दोबारा लोग उसको रिवाइंड कर करके सुन रहे हैं कि क्या कहा प्रेसिडेंट ट्रंप ने। वक्फा लें, बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिलिपाइन के साथ कहा है कि मिलिट्री डील करेंगे, और ऐसी कौन सी बात की जिस पे हैरानी हुई है? देखिए, एक तो ये जगदीप धनखड़ साहब जो गए हैं ना, ये तो बहुत अजब सा एक बात है। नायब सदर रिज़ाइन कर रहा है तो एक तरीके से एक कुछ सेरेमोनियली उनको भेजना चाहिए ना, अगर बीमार थे, जो भी वजूहत हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अजीब सी कोई चीज़ ऐसी है जो पक रही है मोदी सरकार में, जो समझ से बाहर है। ठीक है, अच्छा, जो उन्होंने बात की ना जी, जो मैं कह रहा हूँ कि जिस बात के जो ट्रेमर्स हैं वो पूरी दुनिया में फील किए गए, वो है कि फिलिपीन जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा अलाय है पैसिफिक में। अमेरिका की फ़ौज मौजूद है। फिलिपीन को आज़ादी इसी बेस पे मिली थी, जो आज़ाद किया था अमेरिका ने, तो इस बुनियाद पे किया था कि हमारी फ़ौज आपके पास रहेगी हमेशा, जैसे जापान सरेंडर के बाद। इसी तरह मतलब फिलिपीन चाहे भी तो एक मुआहदा अमेरिका ने किया हुआ है जिसकी वजह से फिलिपीन में अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं। अब उनके साथ मिलिट्री डील हो रही है, क्योंकि आप हमारे इत्तेहादी हैं तो आपने लड़ना है वहाँ पे, तो आप असला खरीदें। लेकिन साथ ही फिलिपीन के जो प्रेसिडेंट हैं फर्दिनांड मार्कोस, उनसे
वो कहते हैं कि आप चाइना से तिजारत करें, ज़बरदस्त मामला अपने ठीक करें चाइना से। अब वो जो है वही सोच रहे हैं कि एक मिनट, अगर हमने मिलिट्री डील करनी है, असला ख़रीदना है, तो चाइना से हम अपने मामलात को ठीक करें तो ये फिर जंग किससे लड़ेंगे हम जी? मतलब ये हम कौन है, मतलब हम कौन हैं, हमें बताया जाए। ये ग्लोबल टाइम्स ने इसके ऊपर जो है ये, अब ग्लोबल टाइम चाइना से 7th, इन फ्रंट ऑफ मीडिया ट्रम्प टेल्स मार्कोस ही डजंट माइंड फिलिपीन गेट्स अलोंग विद चाइना। तुम चाइना के साथ चलो, हमें कोई इतराज है ही नहीं, चाइना से अच्छे ताल्लुकात हो। चाइना से, ये तुम्हें किसने कहा कि चाइना से लड़ना है? हाँ, मिलिट्री डील की वो अलग है, वो हमारा तुम्हारा मामला है। अब मिलिट्री डील से क्या, वहां पे F-35 तैयारों से क्या चिड़ियां मारनी है, कव्वे मारने हैं? अगर फर्ज करें ऐसा हो कि मोदी जी साथ बैठे हों और वो कहें कि यार ऐसा है कि तुमने ये हमसे इतने F-35 तैयारी खरीदने हैं या ये मिलिट्री डील करनी है, लेकिन चाइना के साथ मामला हल करो और कश्मीर का मामला भी पाकिस्तान के साथ हल करो और लड़ना नहीं है, असला खरीदो। तो मोदी जी क्या करेंगे? ये कुछ ऐसा ही मामला जो है, वो तो कहेंगे, वो ये पूछेगा हम कौन है भाई, ट्रम्प जी हमें बताएं, मैं कौन हूं, मुझे बताएं, हम कौन, हम क्या हैं? ये वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि वो फिलिपीन से कहते हैं कि आप साथ चलें चाइना के। हमने कब आपको मना किया है कि चाइना से लड़ना है और चाइना से आप ताल्लुकात ख़राब करें? तो अब लेकिन मिलिट्री डील आपके साथ हमने करनी है, असला वगैरह तो खरीदना है आपने। सही। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पूरा का पूरा उन्होंने रशिया और यूक्रेन मत्थे मार दी है EU के कि रशिया से लड़ो लेकिन मैं पुतिन से बात करूंगा, पुतिन तो मेरा यार है, ठीक है जी। और वो जो जुमला चलता था पुतिन का, जो यार है गद्दार है गद्दार, वो बोलना बंद कर दिया EU वालों ने। उन्होंने कहा ये क्या मामला है, ये तो ऊपर ही ऊपर दोस्ती हो रही है और मुलाकात की तैयारियां हो रही हैं बीजिंग में भी, वो 3 सितंबर को, और एपेक में भी। तो ये हम कौन है, हमें भी बताएं हम कौन है, हम कहाँ, हम क्या हैं? EU में भी बात हो रही है। अच्छा, हम क्या हैं और हम क्या हैं के दरमियान वो जो है वो मोदी जी बरतानिया का दौरा कर रहे हैं दोनों तरफ, क्योंकि EU जो है वो तो चाइना पहुंचा हुआ है। EU की ज़बरदस्त मीटिंग्स हो रही हैं चाइना के साथ, और अभी मेरे ख्याल से वो स्वीडन में एक और उनका EU और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, इसमें जो है वो अगले 3 दिन तुर्की, एक तो ये कि इस्तिवित्कॉफ दोहा के अब इसको बिल्कुल दुनिया ही, मैंने कहा ना ये फट जाएगा अलाव। अब ये लेबनान ने कह दिया, हिजबुल्लाह ने, इधर सायरन बज रहे हैं जनाब, हुतीज अटैक करेंगे। हुतीज को और बाकी दुनिया देखें, ये बच्चे, ये जो बिट्रियल का फैक्टर आ गया है ना, बिट्रियल, धोखा, हमसे धोखा हुआ है, इसका ये फिर ग्रे जोन में वॉरफेयर चली जाएगी। ये छोड़ देंगे कितनी यरगमाली वहाँ पे हैं, वो कितने इधर है, फिर वो सॉफ्ट टारगेट, वो फिर दुनिया किधर से किधर थर्ड पार्टीज कूद जाएंगी बीच में, वो एक अजीब तमाशा शुरू हो जाएगा। अब CNN इस पर क्या अभी ब्रेकिंग दे रहा है, 45th गजा स्टारवेशन वार्निंग फ्रॉम एड एजेंसीज इजराइल टू एंड ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेट बंद करें और इस पे जो है वो और उसके अभी जेरूसलम पोस्ट कह रहा है ये ब्रेक कर रहा है, मान गए इस बात पे 46 के पोटेंशियल हमास डील में लीड टू विड्रॉल टू जनवरी गजा सिक्योरिटी पैरामीटर, वहीं तक वापस जाएंगे क्योंकि नीचे कब्रें हैं ना, और नीचे कब्रें, भाई कब्रों पे कैसे आप फौजी चौकियां बनाने की बात कर रहे हैं, इतना पैरामीटर होगा तो ये होगा तो वो होगा। और ये जो है ये, अच्छा अगले 3-4 दिन जो है एक और बड़ा तारीखी वाक़या हो रहा है, चाइना और वियतनाम पहली दफा फौजी मशकें कर रहे हैं। चाइना और वियतनाम पहली दफा फौजी मशकें कर रहे हैं, ये चाइना में, सदर्न चाइना में फौजी मशकें हो रही हैं। और उसके साथ ही जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 दिन तुर्किया, एक तो कतर, इजिप्ट, उधर गजा, प्रायोरिटी नंबर 1 गजा है। इधर जो सीजफायर होना है उसके लिए जनाब वो टीम पहुंच गई है, यानी सीजफायर टॉक्स के लिए, सीजफायर तो खाक होना है, सीजफायर टॉक्स के लिए यूक्रेन की टीम पहुंच गई है। और वो रुस्तम उमरोव, वो अब साबिक वज़ीर दिफा हैं, वही लीड करेंगे, वो टीम पहुंच गई है। उन्होंने टर्किश हुकाम से मुलाकात की है और उनकी जो है वो अब शुरू हो जाएगी बातचीत, कल मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। रशिया से भी टीम आ रही है, वो पुरानी बेजिंस्की वाली, वो जो उनके हार्ड कोर, उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की। तो ये मतलब ये ऐसे ही है, बस खाना पूरी है।
ये इसके नतीजे में कोई मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट पुतिन एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं जो रशिया से, कि ये जो दहशतगर्दी हुई थी हमारे मुल्क में, ये किसने की थी? क्या ये ट्रंप को पता था या ट्रंप की मर्जी के बगैर हुई है? किसने की है? तो वो इसको जब तक रशियंस, मेरा ख्याल से एक इनिशियल तो उनके पास आ चुकी होगी एक असेसमेंट, इसके पीछे वो ज़रूर जाएंगे। अब तुर्किया इसमें इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल अदा करने जा रहा है 2-3 वजूहात की बने। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन और रशिया, इनकी मुलाकात होने जा रही है, इनके डेलीगेशंस की। यूक्रेन सीज़ फायर के हवाले से उम्मीदें कम हैं, लेकिन बहरहाल टॉक्स तो हो रही हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था ना कि टॉक शुरू करें, और वो तो वो खाना पूरी कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन वो हमले जारी हैं और इधर से वो पैट्रियट गायब हैं। पैट्रियट ही गायब हो गए कहीं, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, पैट्रियट गायब हो गए। किसी की हिम्मत ही नहीं प्रेसिडेंट पुतिन से पूछेंगे जी वो पैट्रियट आपने भेजने थे ना, वो क्या बना उसका ज़ेलेंस्की का। और वहाँ पर जो है वो उन्होंने एंटी करप्शन जाने से पहले उन्होंने सारे एंटी करप्शन की वो तहरीर कर दी हैं बॉडीज़, इसने ज़ेलेंस्की ने, कि आइंदा जो है वो होता है ना सेल्फ पार्डन, के कोई किसी किस्म की करप्शन की तहकीकात ही ना हो सकें। तो उसके ऊपर जो है वो एक होता है ना जाने वाले के लिए वो जो एक दुख भरा है वहाँ पे, ये कीव इंडिपेंडेंट 29 ज़ेलेंस्की जस्ट बरीड यूक्रेन्स डेमोक्रेसी। अब देखें कैसे चढ़ते सूरज के पुजारी और कैसे हवाएं बदलती हैं। ये कीव इंडिपेंडेंट आज लिख रहा है उनका अखबार, ज़ेलेंस्की जस्ट बिट्रेड यूक्रेन्स डेमोक्रेसी एंड एवरीवन फाइटिंग फॉर इट। ठीक है, और बीबीसी कह रहा है प्रोटेस्ट इन यूक्रेन एज ज़ेलेंस्की साइंस बिल टारगेटिंग एंटी करप्शन बॉडी। उसने कहा है कि मेरे जाने के बाद ऐसा ना हो कि मुझे ये करप्शन में पकड़ लें, फिर करप्शन में पकड़ के अंदर कर दें तो मैं क्या अजीब हो जाएगा। ईरान के साथ मुठभेड़ हुई है जनाब अमेरिकन वॉरशिप की, ये गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, और यहाँ पे एक अमेरिकन कैरियर आ गया था और उसके ऊपर ईरान के हेलीकॉप्टर्स ने जाके उसको वार्न किया कि फौरी तौर पे यहाँ से निकलो, ये ईरान के पानी है और यहाँ से निकलो वरना हम फायर करेंगे, फायर खोल देंगे। ये बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ है। और एक तो ईरान के सदर ने ये भी कहा है, वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, एक तो ईरान, सऊदी अरेबिया तो अब इसमें ये फौरी तौर पे जो है ना, मेरा ख्याल सऊदी अरेबिया कतर तो ये तो गज़ा पे ये पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। लेकिन ये वाक़या बड़ा ख़तरनाक हुआ है। इसमें यह हुआ है कि अमेरिकन वॉरशिप के ऊपर वो आए, ईरान के हेलीकॉप्टर ने वार्न किया कि पानियों से निकलो, ईरान के पानी है, और वो वॉरशिप निकल गया। और ये मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे न्यूज़ वीक 26 ईरान नेवी कन्फ्रंट्स यूएस डिस्ट्रॉयर इन गल्फ ऑफ ओमान। अच्छा, तो अब ये है कि अब ये 4-5 दिनों में, 4-5 दिनों अभी गज़ा में तो देखें अभी डेथ्स बच्चों के, अभी हम बात करते करते ही मुझे नहीं पता कि क्या वहाँ से क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो अब मकतल भी नहीं है। वो कुछ ऐसा है कि जितनी देर, जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर एक जो है अमेरिका, मगरबी दुनिया, इस्लामी दुनिया, अरब दुनिया, इंसानियत के बच्चे फाकों से मर रहे हैं, औरतें, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, आम शहरी, बूढ़े, बच्चे, जवान, ये नहीं कि बीमारियां, फाकों से मर रहे हैं, उनको रोटी और पानी नहीं मिल रहा। आज तस्वीर आ रही थी कि उसमें बच्चे जो हैं वो कहीं से ढूंढ के लाए पत्ते, दरख्त के पत्ते और झाड़ियाँ, और वो खा रहे हैं और खिला रहे हैं अपने घर वालों को। तो ये जो है ये एक, और वो कांटे हैं और वो अजीब से मनाजिर में हम टीवी वीडियो दिखाना नहीं चाह रहे, उसमें खून भी बह रहा है और खाब, मतलब एक ऐसे मनाजिर हैं और एक ऐसा जुल्म है। तो उसके नतीजे में मैंने आपसे कहा ना कि ये अगले 2-4 दिनों में या तो ये EU3 के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो मैं तुर्की में बात की ना, वो जुमे को हो रहे हैं। पहले हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के, और फिर तुर्किया में मुज़ाकरात हो रहे हैं ईरान के और EU3 ममालिक के, जिसमें ईरान ने कह दिया कि हम किसी सूरत अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ज़ीरो पे नहीं लेके जाएंगे, हम उन हदूद तक ज़रूर रखेंगे जहाँ तक IAEA इनरिचमेंट ना हो और न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ना जाएं।
लेकिन हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम ख़त्म नहीं करने जा रहे। जी। और अरब ममालिक की सारी तवज्जो अब इस पे है कि जल्द से जल्द ये गज़ा के मकतल को खोला जाए। नहीं खोला जाएगा तो मैंने आपसे कहना है कि अरब स्ट्रीट भी एक अजब अंदाज में बिहेव करती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।